2025 की सबसे जबरदस्त थाई हॉरर फिल्म धमाकेदार अंदाज में आई है। भूतिया आत्माएं, मरे हुए लोगों को खाने वाले घूल्स और काली पोशाक वाली चुड़ैलें सभी एक साथ पर्दे पर उतरे। फिल्म ने रिलीज होते ही 4 हफ्तों तक थाईलैंड के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। कहानी शुरू होती है हीरो याक और उसके साथी पुराने सैनिक के साथ। उन्हें खबर मिलती है कि गांव में एक शख्स पर बुरी आत्मा का साया है। सामने वाले की मरोड़ खाती शक्ल देखकर भी याक एकदम शांत रहता है, क्योंकि उसके लिए ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन तभी उसके पेट में अजीब सी हलचल होती है और याक को एक जाना पहचाना चेहरा याद आता है। उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन, जिसे 3 साल पहले एक काली पोशाक वाली आत्मा ने मार डाला था। इन 3 सालों में याक जगह जगह घूमकर सिर्फ एक ही बात जानने की कोशिश करता रहा, उस चुड़ैल का पता। अब उसे एक सुराग मिला है। जब वो बुरी आत्मा कुछ बताने को तैयार नहीं होती तो याक अपने गीले हाथ से मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में आत्मा बुरी तरह पिट जाती है। जब वो भागने लगती है तो उसका साथी सैनिक सीढ़ी की दिशा बदल देता है, क्योंकि भूतों की दिशा पहचानने की शक्ति बहुत कमजोर होती है और जरा सा भटकाव उन्हें उलझा देता है। याक फिर मौका पाकर एक और जबरदस्त हमला करता है। जान बचाने के लिए आखिरकार बुरी आत्मा हार मान जाती है और बताती है कि गांव के पीछे जो दलदली पहाड़ है, वहाँ एक मरे हुए लोगों को खाने वाला गूल रहता है। उसी से उसने उस काली पोशाक वाली आत्मा के बारे में सुना था। याक को एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखती है। वो उस आत्मा को एक गुड़िया में बांधता है और फिर उसे आग में फेंक देता है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए याक खुद पुरानी रिपोर्ट्स खंगालता है, जिसमें पता चलता है कि हाल के वर्षों में 3 लोग बिना किसी कारण के गायब हुए हैं। कहा जाता है कि उन्हें वही गूल उठा ले गया। उसी वक्त गांव का एक काला सा चश्मा पहने व्यक्ति आता है, जो गांव की एक ऊंची जाति का मुखिया है। वो तीनों लापता लोग उसी के रिश्तेदार थे। जब उसे पता चलता है कि याक उस गूल से लड़ने जा रहा है तो वह भी उसके साथ जाने की इच्छा जताता है। रवाना होने से पहले याक अपने घर एक बार और लौटता है, जहां उसकी छोटी बहन की जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन काली आत्मा की खोज में याक बस उसे जल्दी से शादी की शुभकामनाएं देकर निकल पड़ता है। खाने की मेज पर जब एक बार फिर इस मुद्दे की बात हुई तो पूरे कमरे का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। बूढ़े पिता गुस्से में उठकर वहां से चले गए। अच्छी बात ये थी कि याक के छोटे भाई बहन उसके मिशन में पूरा साथ दे रहे थे। ये सिर्फ उनकी मरी हुई बड़ी बहन का बदला लेने की बात नहीं थी। असली खतरा तो उस महिला आत्मा का था, जिसकी बदले की आग बेहद खतरनाक थी। कुछ साल पहले याक ने उसे घायल किया था, लेकिन अगर वो दोबारा अपनी ताकत हासिल कर लेती तो जरूर बदला लेने लौटती। इसी डर से याक का बूढ़ा पिता हर रात दरवाजे पर पहरा देता था। याक ने अपनी मरी हुई बहन की तस्वीर को देखा। अब वक्त आ गया है उस महिला भूत के साथ सब कुछ खत्म करने का। अगली सुबह एक भरा पूरा जत्था जंगल की ओर रवाना होता है। याक और बुजुर्ग सैनिक के अलावा इस मिशन में गांव के प्रमुख तांत्रिक और 2 विदेश से लौटे युवा रिश्तेदार भी शामिल थे। साथ में कुछ कुली भी थे जो सामान ढो रहे थे। ये पूरा जत्था अब तक का सबसे बड़ा और संगठित था। करीब 2 घंटे के सफर के बाद सब लोग जंगल के किनारे पहुंचते हैं। पेड़ इतने घने थे कि अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जंगल के अंदर धुंधली रोशनी में दूर दूर काले साए हिलते हुए नजर आ रहे थे। याक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। बुजुर्ग सैनिक ने पहले से तैयार किया गया प्रसाद निकाला और पूजा शुरू की। वो पहाड़ी देवता से माफी मांग रहे थे ताकि इस जंगल में घुसने के लिए उनकी इजाजत मिल जाए। मगर कोई नहीं देख पाया कि जहां उन्होंने प्रसाद रखा था, जमीन धीरे धीरे अजीब तरह से हिल रही थी। जैसे जैसे जत्था घने जंगल में आगे बढ़ा, याक ने सबको चेताया, यहाँ की हवा बहुत भारी है, किसी भी वक्त कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मुखिया बहुत आत्मविश्वास में था। उसकी गर्दन में पिपा माँ का तावीज था और कमर में नरपिच तलवार टंगी हुई थी। याक को इससे कुछ खास भरोसा नहीं था। उसे तो अपनी शॉटगन ही सबसे मजबूत लगती थी, जिसकी गोलियों को तांत्रिकों ने विशेष मंत्रों से शक्ति दी थी। जैसे ही सब एक खुली जगह पर पहुंचे, आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। ध्यान से देखने पर पता चला एक बड़ी काली नागिन रास्ता रोककर खड़ी है। याक ने सभी को सावधान किया, बिना वजह किसी जीव की हत्या करना पहाड़ी देवता को नाराज कर सकता है। तभी तांत्रिक ने अपनी नाक से एक खास पाउडर निकाला ताकि उस नागिन को दूर भगाया जा सके। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐनक वाली सांप अचानक उछल पड़ी और लगातार कई बार सान मैन के चेहरे पर काट लिया। ग्रुप लीडर का बड़ा भतीजा गुस्से में आ गया और सीधा एक गोली मारकर उस सांप को मार डाला। जल्दबाजी में सान मैन की लाश का निपटारा कर दिया गया। याक ने फैसला किया कि वह अब ग्रुप लीडर और बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं और इनका रवैया एक दिन सबको मुसीबत में डाल देगा। पल भर में ही आसपास की रोशनी अचानक मंद पड़ गई। याक का साथी अनुभवी था। उसने अनुमान लगाया कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। याक को लगा कि उसकी पीठ के पीछे कुछ है, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ भी नजर नहीं आया। वो जानता था कि ये समय जिद करने का नहीं है, इसलिए सबको पेड़ पर कैंप लगाने का इशारा किया। योजना थी कि यहीं एक रात गुजारी जाए। बड़े भतीजे ने शिकायत की, इतनी ऊंचाई से गिर गए तो
जान ही चली जाएगी। ग्रुप लीडर ने उसे डांटा, समझ नहीं है तो चुप रहो। ऊंचाई पर सोने से जमीन की बुरी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि सब सो पाते, थोड़ी दूरी पर किसी की हल्की सी मदद की आवाज आने लगी। आवाज पहले तो बहुत दूर से लग रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी। सामने आया दिन में मरा हुआ बूढ़ा शमन। याक ने सभी को सतर्क किया, वो जरूर पहाड़ की बुरी आत्माओं के कब्जे में है। जैसे ही उसने ये कहा, शमन की आंखों में अजीब चमक आई और वह अपने पैरों की ताकत से सीधा पेड़ पर कूद गया। बड़ा भतीजा डर से फायरिंग करते हुए नीचे गिर गया और घबराहट में ऊपर की ओर ही गोलियां बरसाने लगा। इससे याक और बाकी लोगों को भी मजबूरी में पेड़ से नीचे कूदना पड़ा। लेकिन शमन की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो बड़े भतीजे के पीछे पहुंच गया। भतीजे का शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में था। उसने खुद ही अपनी बंदूक उठाई और गोली मार दी। कुछ ही पलों में वह एक बेजान, बिना सिर की लाश में बदल गया। उसका नीचे का हिस्सा भी शमन ने घसीट लिया। डरे हुए बाकी लोग तब जाकर समझ पाए कि नामीन गुल्ली गलती से ग्रेनेड से जख्मी हो गई थी। अगली ही सेकंड उसकी आंखें काली स्याही की तरह हो गई। याक ने झट से उसे एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर सबको समझाया, इस जंगल को सालों से बुरी ऊर्जा ने घेर रखा है। बहुत से पेड़ पौधे और जानवर राक्षसों में बदल चुके हैं। अभी जो भी अजीब घटनाएं हमने देखी, सब उन्हीं की करतूत थी। साथ ही सैनिक को पहले से नक्शा याद था। उसे याद आया कि पास ही एक रक्षा भूमि है जो खास तौर पर पहाड़ी आत्माओं और राक्षसों को रोकने के लिए जानी जाती है। सब बिना देर किए वहां की ओर दौड़ पड़े। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे छोटा भतीजा पीछे छूट गया। उसे दूर से ग्रुप लीडर की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह इतना थक गया था कि टांगें जैसे जवाब दे चुकी थी। वो दौड़ता गया और जितना दौड़ा उतना ही डर बढ़ता गया। फिर अचानक वो एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो एक अजीब सी साया उस पर टूट पड़ी। वो मिन्नतें करता रहा, पर अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। उधर याक और बाकी लोग आखिरकार उस रक्षा भूमि तक पहुंच चुके थे। गांव के मुखिया को गहरा दुख हुआ जब उसने देखा कि अब वह अकेला रह गया है। इसी वक्त छोटा भतीजा अचानक दिखा, लेकिन वो बस दूर खड़ा था, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। याक ने उसकी हरकतों में कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने बंदूक कसकर थाम ली। भतीजे की आंखों में गुस्से और नफरत की ज्वाला जल रही थी। धुएं के बीच वो अचानक एक जंगली जानवर में बदल गया। गुस्से से दहाड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। याक और बाकी लोग वहीं बैठे रह गए सूरज निकलने तक। अगली सुबह उन्होंने एक और पीपा मंग बुलेट तैयार की और बैग उठाकर सफर दोबारा शुरू किया। दिन में कोहरा हट चुका था और राहत की बात ये थी कि आगे के रास्ते में फिर कोई भयानक घटना नहीं हुई। जब वो सैनिक पूरी तरह से हार मान चुका था, तब वो काली साड़ी वाली महिला आत्मा सामने आई। जान बचाने के लिए उसने उस आत्मा की शर्त मान ली। फिर जो भी दुश्मन सैनिक थे रहस्यमय ढंग से मारे जाने लगे। उस सैनिक ने आत्मा की जीभ निगल ली और उसी पल से वह एक फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बी पपेट बन गया। अब वो जीवित इंसानों को खाकर उस महिला आत्मा की ताकत बढ़ाने के लिए मजबूर था। फिर भी उस सैनिक की इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं थी। इन सालों में वो लगातार पछतावे और पीड़ा में जीता रहा और यहाँ तक कि खुद एक योजना बनाकर उस महिला आत्मा को मारने की कोशिश की। मगर अफसोस, ग्रुप लीडर के पूर्वजों ने अनजाने में उसकी उस योजना को विफल कर दिया। आखिर में लाचार होकर वो घने जंगल के दलदली इलाके में भाग गया, जहाँ पीपा मंग ताबीज की मदद से अपनी मौजूदगी को छुपा पाया और तब से वो वहीं छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी बाल रूप की शक्ति सामने आई, मुखिया ने झट से उसकी उस ताबीज वाली भुजा को काट दिया। असल में वो यहाँ महिला आत्मा को मारने नहीं, बल्कि उसके साथ सौदा करने आया था। सौदा ये था, अगर वो उसे फ्लैश ईटर का ठिकाना बता देगा तो महिला आत्मा उसके कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसी समय दूर से एक रहस्यमयी गूंजती हुई धुन सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो सिर्फ उस महिला आत्मा के पास होती थी। उसकी ये खास ताकत नरक की ध्वनि से इंसानों के मन को भ्रमित कर सकती थी। साथ ही फौजी पल भर में बेहोश हो गया। याक और मुखिया पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने शरीर को चोट पहुंचाकर खुद को होश में रखा। अगले ही पल फ्लैश ईटर का सिर एक पंजे में जकड़ा गया और वो काली साड़ी वाली आत्मा आखिरकार अपने असली रूप में प्रकट हुई। वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकी। उसने अपने मुंह से जीभ निकाल कर निगल ली। वर्षों की जमा की गई शक्ति एक झटके में उसके पूरे शरीर में समा गई। महिला आत्मा जोर से ठहाका लगाकर हंसी। मुखिया को लगा शायद अब वह अपने वादे पर कायम रहेगी, लेकिन अगले ही पल वह खुद उसी जगह पर मारा गया। सच ही है, शैतान से सौदा करने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। याक जैसे तैसे खड़ा हुआ और पीपा मंग की खास गोली दागी, लेकिन अब आत्मा की शक्ति अपने चरम पर थी। सामान्य हथियारों से उस पर कोई असर नहीं पड़ा। याक फिर से गोली चलाना चाहता था, पर तभी नरक की गूंज फिर से सुनाई दी और उसका शरीर जैसे उसके काबू से बाहर हो गया। उसके हाथ खुद ब खुद उठे और उसने अपनी ही छाती की ओर ट्रिगर दबा दिया। महिला आत्मा बस मुस्कुरा रही थी। उसे याक और उसके परिवार की याद थी। बेचारे लोग नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा संकट अब उनके सिर पर है। उधर घर पर सब लोग याक की छोटी बहन की शादी की तैयारियों में जुटे थे। तभी हॉल की सारी लाइट्स एकाएक बंद हो गईं। कमरे में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। याक के पिता ने तुरंत समझ लिया, वो महिला आत्मा अब उनके सामने है।
उन्होंने पूरे परिवार को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वो पहली नरक ध्वनि गूंज उठी। सबके सिर दर्द से फटने लगे और फिर वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। सौभाग्य से पिता की एक जोरदार पुकार ने सबको होश में ला दिया, वरना दो भाइयों में रक्तपात तय था। लेकिन जो औरतें पहले ही बाहर निकल चुकी थीं, उनकी किस्मत खराब थी। याक की मां पर तो खुद उस महिला आत्मा ने कब्जा कर लिया। फिर उस मां ने अपनी छोटी बेटी का पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ भाई बहन शोर सुनकर मदद को पहुंचे, लेकिन वो पागल मां किसी की नहीं सुन रही थी। इसी जानलेवा घड़ी में बड़ा बेटा याक अचानक सामने आ गया। असल में वो दलदल वाले जंगल में मरा ही नहीं था। वो फौजी साथी जब फ्लैश ईटर के हाथ में लकड़ी की गुड़िया देखता है तो समझ जाता है कि उसने पहले ही याक पर एक बलिदान मंत्र डाल रखा था। ये मंत्र मौत से एक बार बचा सकता है। उधर फ्लैश ईटर भी अपनी आंखें खोलता है और याक से गिड़गिड़ाता है, कृपया उस महिला आत्मा को खत्म कर दो। और वो पीपा मंग की ताबीज ही उसकी असली कमजोरी है। याक ने जैसे तैसे अपनी माँ को होश में लाया ही था कि खिड़की के बाहर से चीख सुनाई दी। वो उसकी छोटी बहन थी जो सबसे बिछड़ गई थी। उसने कई साल पहले मरी हुई बड़ी बहन को देखा, जो बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। वही कोमल मुस्कान, वही चेहरा, पर जब वो बोलती है तो आवाज बेरहम और ठंडी होती है। छोटी बहन को समझ में आ जाता है कि ये कोई धोखा है, कोई भ्रम, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद को पूरी तरह बंधा हुआ महसूस करती है और दम घुटने लगता है। ठीक उसी समय याक और फौजी साथी वहां आ धमकते हैं। दोनों मिलकर महिला आत्मा को काबू में लेते हैं। छोटी बहन भी दीवानी हो जाती है और उसकी जीभ को जकड़ लेती है। याक इस मौके को नहीं चूकता और एक ही वार में उसकी जीभ काट देता है। इस वार से आत्मा की ज्यादातर शक्ति चली जाती है। पिता और बाकी दो बच्चे भी वहां पहुंचते हैं। सब मिलकर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वो काली साड़ी वाली आत्मा अंततः खत्म हो जाती है। इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है। याक को फ्लैश ईटर की वो बात याद आती है और वो पीपा मंग की ताबीज उठाकर लगातार घूंसे मारता है। फिर वो ताबीज को आत्मा के माथे पर ठोक देता है। जैसे ही एक कराहती चीख गूंजती है, काली साड़ी वाली महिला आत्मा धुएं में बदल जाती है। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर रोने लगता है। याक जब ऊपर देखता है तो अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखता है। शायद अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी।